चैप्टर 6 मास्टरिंग योर कंपल्शंस, अपनी कंपल्शंस पर नियंत्रण पाना। चैप्टर 5 में किताब ने ऑब्सेशंस और वरीज के साथ काम करना सिखाया था। अब चैप्टर 6 का फोकस है कंपल्शंस, रिचुअल्स, यानी वह बिहेवियर या मेंटल एक्शन जिसे आप एंजाइटी कम करने के लिए करते हैं। लेखक शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, रिचुअल आपको थोड़ी देर के लिए राहत देता है, इसलिए दिमाग उसे बार बार सीखता है। समय के साथ रिचुअल अधिक रिजिड हो सकता है और इतना समय लेने लग सकता है कि जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे। अंततः ओसीडी से मुक्त होने के लिए रिचुअल्स को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन किताब शुरुआत में सीधे सब कुछ आज ही बंद करो नहीं कहती, पहले छोटे छोटे बदलावों से रेजिस्टेंस की क्षमता बनाने को कहती है। एक, इस चैप्टर के दो मुख्य सेल्फ हेल्प गोल्स। चैप्टर 4 में 4 चैलेंजेस थे। अब कंपल्शंस पर काम करते समय किताब 2 तत्काल गोल्स देती है। गोल 1, सीक आउट अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को स्वीकार करना, और गोल 2, सीक आउट डिस्ट्रेस, थोड़ी देर डिस्ट्रेस को रहने देना। पहली नज़र में ये दोनों गोल्स उल्टे लग सकते हैं। हम सामान्यतः क्या करते हैं? अनसर्टेनिटी एंजाइटी रिचुअल रिलीफ किताब अब इसका उल्टा अभ्यास करवाती है। अनसर्टेनिटी एंजाइटी रिचुअल नहीं, एंजाइटी को रहने देना। 2, गोल 1, सीक आउट अनसर्टेनिटी। लेखक कहते हैं ओसीडी मूलतः सर्टेनिटी की मांग करने वाला डिसऑर्डर है। व्यक्ति चाहता है, मुझे 100% पता होना चाहिए। क्या दूर सच में लॉक है? क्या मैंने कोई गलती नहीं की? क्या मैं कंटामिनेटेड नहीं हूं? क्या मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या भविष्य में कुछ बुरा नहीं होगा? लेकिन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आप कभी 100% गारंटी नहीं कर सकते कि कोई बर्गलर घर में नहीं आएगा, फूड में कोई बैक्टीरिया नहीं होगा या अतीत में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। इसलिए अगर आपका नियम है, जब तक मुझे 100% सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो ओसीडी हमेशा आपको एक और डाउट देगा। 3, रन टुवर्ड द रॉ। किताब यहां एक बहुत पावरफुल मेटाफोर देती है। रन टुवर्ड द रॉ। जंगल में अगर लायन की आवाज सुनाई दे तो इंस्टिंक्ट कहता है दूर भागो, लेकिन ओसीडी में ब्रेन का अलार्म कई बार फॉल्स अलार्म हो सकता है। आपका इंस्टिंक्ट कहता है और चेक करो और रीअश्योरेंस लो, फिर से करो, पूरी सर्टेनिटी हासिल करो। किताब कहती है कि इसके विपरीत आपको धीरे धीरे उस अनसर्टेनिटी की ओर जाना सीखना है। यानी मुझे पूरी सर्टेनिटी नहीं है और फिर भी मैं आगे बढ़ सकता हूं। 4, अनसर्टेनिटी को प्रैक्टिस कैसे करना है। किताब कहती है जानबूझकर अनसर्टेनिटी क्रिएट करो और उसके साथ एक्टिव रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि वास्तविक जीवन के जरूरी सेफ्टी मेजर्स छोड़ दें। ये ओसीडी की अतिरिक्त सर्टेनिटी की मांग को चैलेंज करने की बात है। उदाहरण, चेकर के लिए, मैंने डोर लॉक किया है, लेकिन मैं दोबारा जाकर सर्टेनिटी हासिल नहीं करूंगा। रिपीटर के लिए, मैंने एक्शन एग्जैक्टली सही तरीके से नहीं किया और फिर भी आगे बढ़ूंगा। ऑर्डर के लिए, ये चीज बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट में नहीं है, फिर भी मैं इसे छोड़ सकता हूं। 5, गोल 2, सीक आउट डिस्ट्रेस। अब दूसरी चीज आती है। अनसर्टेनिटी से एंजाइटी आएगी और यही दूसरा अभ्यास है। अब तक आपने सीखा था डिस्ट्रेस रिचुअल रिलीफ। किताब कहती है कि अगर आप जानबूझकर ओसीडी रिलेटेड डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करते हैं और रिचुअल नहीं करते, तो आपको धीरे धीरे एक नया अनुभव मिलेगा। मैं एंग्शियस हो सकता हूं और फिर भी रिचुअल किए बिना रह सकता हूं। यही चैलेंज 3 को प्रैक्टिकली साबित करता है। रिचुअल ही डिस्ट्रेस कम करने का एकमात्र रास्ता नहीं है। 6, लीसा की कहानी। लीसा 21 वर्षों से क्लीनिंग और चेकिंग रिचुअल्स से परेशान थी। उसके रिचुअल्स लगभग 2 घंटे प्रतिदिन लेते थे, लेकिन उसके ऑब्सेसिव वरीज लगभग पूरे दिन उसके मन पर छाए रहते थे। पिछले 8 वर्षों से वो हर शाम अल्कोहल का इस्तेमाल अपनी ऑब्सेसिव वरीज को शांत करने के लिए करती थी, लेकिन अगले दिन वरीज वापस आती और साथ में गिल्ट और शेम भी आता। ट्रीटमेंट में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने ये समझना शुरू किया, मुझे बेहतर होने के लिए एंजाइटी और डिस्ट्रेस को कुछ समय तक महसूस करना सीखना होगा। उसने लो डिस्ट्रेस आइटम्स से शुरुआत की, वो चीजों को टच करती और फिर खुद से कहती, अब मुझे एंग्शियस महसूस करना पड़ेगा, फिर वॉशिंग रेजिस्ट करती। कुछ चीजों में 15 मिनट बाद एंजाइटी चली जाती, कुछ चीजों में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ, कभी आम तक नमनेस जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसने वॉशिंग नहीं की। कुछ समय बाद शरीर का डिस्कम्फर्ट खुद कम हो गया।
धीरे धीरे वही चीजें जिन्हें टच करना असंभव लगता था सामान्य हो गई। इस कहानी की मुख्य सीख, डिस्ट्रेस को रिचुअल के जरिए तुरंत खत्म करना जरूरी नहीं है। कभी कभी आप उसे रहने देते हैं और देखते हैं कि वो अपने आप बदलता है। 7 अब शुरू होती है 4 सेल्फ हेल्प प्रैक्टिसेस। किताब कंपल्शंस को कमजोर करने के लिए 4 टेक्निक्स देती है। इनका उद्देश्य तुरंत रिचुअल को पूरी तरह खत्म करना नहीं है। पहले, रिचुअल पर आपका कंट्रोल बढ़ाना, फिर रिचुअल को कमजोर करना, और अंततः रिचुअल छोड़ना। प्रैक्टिस 1, पोस्टपोन रिचुअलाइजिंग। रिचुअल को बाद के लिए टालना। चैप्टर 5 में आपने ऑब्सेशन को पोस्टपोन करना सीखा था। अब वही प्रिंसिपल कंपल्शन पर लागू होता है। जब रिचुअल करने की अर्ज आए तो तुरंत रिचुअल मत करो, एक स्पेसिफिक समय तक डिले करो। कितना डिले करना है, यह आपकी वर्तमान क्षमता पर निर्भर करता है। शुरुआत में 30 सेकंड्स भी पर्याप्त हो सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ घंटे तक पोस्टपोन करना संभव हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए सुबह 8 बजे रिचुअल करने की अर्ज आती है। आप कहते हैं, मैं अभी नहीं करूंगा, 10 बजे देखूंगा। 10 बजे भी अर्ज है, तो ठीक है, दोपहर तक वेट करता हूं। इस तरह आप बार बार डिले कर सकते हैं। कई बार समय गुजरने के साथ अर्ज अपने आप कम हो जाती है। इससे 2 चीजें सीखते हैं। 1, मैं डिस्ट्रेस को तुरंत खत्म किए बिना सह सकता हूं। 2, रिचुअल करने की अर्ज भी स्थायी नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रैक्टिस 2, थिंक एंड एक्ट इन स्लो मोशन। रिचुअल को जानबूझकर धीमा करना। ये टेक्निक थोड़ी अनयूजुअल है। अगर रिचुअल करते समय आपका मन और शरीर जल्दी जल्दी, टेंशन और प्रेशर में काम करता है, तो किताब कहती है कि जानबूझकर उसे स्लो मोशन में करें। इसका उद्देश्य दोहरा है। पहला, स्पीड और अर्जेंसी कम होती है। दूसरा, आपको अपने एक्शंस अधिक क्लियरली याद रहते हैं। क्योंकि चेकर्स में अक्सर साइकिल होता है। चेक, क्या मैंने ठीक से किया, फिर चेक। स्लो मोशन प्रैक्टिस से व्यक्ति अपने एक्शन के डिटेल्स को अधिक कॉन्शियसली नोटिस कर सकता है। स्कॉट का उदाहरण, स्कॉट को वॉलेट में पैसे रखने में भी बहुत डिफिकल्टी होती थी। वो बिल वॉलेट में रखता, फिर डाउट, क्या सच में ठीक से रखा? फिर बिल निकालता, फिर रखता, फिर वॉलेट बंद करने की कोशिश करता, फिर खोलकर चेक करता। कभी एक सिंपल बिल रखने में 1 घंटे तक लग जाता। उसने स्लो मोशन टेक्निक अपनाई। वॉलेट धीरे खोला, बिल को ध्यान से रखा, धीरे छोड़ा, वॉलेट धीरे बंद किया, और कामिंग ब्रेथ के साथ पूरे एक्शन को कॉन्शियसली किया। धीरे धीरे वो नॉर्मल तरीके से पैसे रखने लगा। डॉट चेकिंग में स्लो मोशन किताब चेकिंग के लिए भी उदाहरण देती है। दूर के पास धीरे जाएं, लॉक को कैजुअली देखें, कामिंग ब्रेथ लें, लॉक को धीरे टर्न करें, क्लिक की आवाज सुने, कुछ क्षण रुकें, फिर अपने आप से, हाँ, डोर लॉक्ड है, और वहां से चले जाएं। इसमें महत्वपूर्ण बात है, स्लो मोशन का उद्देश्य और ज्यादा चेकिंग करना नहीं है, बल्कि रिचुअल को ऑटोमैटिक और फ्रैंटिक होने से रोकना है और एक्शन को कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करना है। प्रैक्टिस 3, चेंज सम एस्पेक्ट ऑफ योर रिचुअल। रिचुअल के किसी हिस्से को बदलना ये चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है। किताब कहती है कि हर रिचुअल की अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसमें हो सकते हैं स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिक थॉट्स, एक्शंस का पर्टिकुलर ऑर्डर, रेपिटेशंस की संख्या, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बॉडी पोस्चर, लोकेशन, ट्रिगरिंग थॉट, एसोसिएटेड इमोशन। अब आप रिचुअल को पूरी तरह रोकने के बजाय उसके कुछ हिस्से को जानबूझकर बदलते हैं। रिचुअल बदलने के तरीके 1, ऑर्डर बदलो। अगर शावर में हमेशा फीट, बॉडी, हेड करते हैं तो सीक्वेंस बदलें, हेड, आर्म्स, बॉडी, लेग्स आदि। 2, रेपिटेशन बदलो। अगर काउंटिंग रिचुअल है तो नंबर्स बदलें, जैसे हमेशा एक निश्चित पैटर्न की जगह अलग पैटर्न। उद्देश्य है रिजिड रूल को तोड़ना। 3, ऑब्जेक्ट बदलो। अगर किसी पर्टिकुलर सोप से रिचुअल करते हैं तो अलग सोप इस्तेमाल करना, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टैप करने की बजाय उसके पास किसी दूसरी सरफेस को टैप करना। 4, लोकेशन बदलो। अगर रिचुअल हमेशा एक कमरे में होता है तो उसे दूसरे स्थान पर करना। 5, पोस्चर बदलो। अगर हमेशा खड़े होकर करते हैं तो बैठकर करें। अगर आंखें खुली रहती हैं तो किसी वेरिएशन को ट्राई करें। ऐसा करने से क्या होगा? किताब 3 बड़े लाभ बताती है।
एक पूरी तरह रोकने से आसान एकदम रिचुअल छोड़ना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन उसका एक छोटा हिस्सा बदलना रिलेटिवली मैनेजेबल है। 2. रिचुअल की मैजिक कमजोर होती है, आपको अनुभव होने लगता है मैंने रिचुअल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं किया, फिर भी कुछ भयानक नहीं हुआ। इससे रिचुअल की रिजिड पावर कमजोर होती है। 3. अवेयरनेस बढ़ती है, आपको ज्यादा स्पष्ट दिखने लगता है मेरी रिचुअल की शुरुआत कब होती है, और आगे चलकर यही अवेयरनेस आपको रिचुअल शुरू होने से पहले उसे रोकने में मदद करेगी। रथ की कहानी रथ बैड लक को रोकने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स करती थी। काउंटर साफ करते समय स्पंज को एक निश्चित संख्या में स्क्वीज करना उसका रिचुअल था। उसने सीक्वेंस बदल दिया, अब हर स्क्वीज के साथ स्पंज एक हाथ से दूसरे हाथ में पास करती। इस बदलाव से उसे काफी डिस्ट्रेस हुआ क्योंकि उसे डर था कि नया तरीका उसे और उसके परिवार को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन उसने प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ समय बाद उसने अपने आप एक नया तरीका डेवलप कर लिया और फिर धीरे धीरे स्पंज स्क्वीज करने की जरूरत भी खत्म हो गई। आखिरकार वो काउंटर सामान्य तरीके से साफ कर सकी। उसके हैंड वॉशिंग रिचुअल में भी उसने काउंटिंग पैटर्न बदल दिया और एक अलग सेंसरी पैटर्न इस्तेमाल किया। किताब यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिखाती है, रिजिड रिचुअल को बदलना स्वयं रिचुअल की रिजिडिटी को तोड़ता है। 8. रिचुअल बदलने पर डिस्कम्फर्ट क्यों होगा? क्योंकि ओसीडी कहता है सही तरीका वही पुराना तरीका है, अब आपने पैटर्न बदल दिया। इसलिए मन में आएगा यह सही नहीं हुआ, कुछ गलत हो सकता है, मुझे फिर पुराने तरीके से करना चाहिए। किताब कहती है कि यही डिस्कम्फर्ट वास्तव में प्रैक्टिस का हिस्सा है, क्योंकि आपके दो गोल्स हैं, अनसर्टेनिटी सीख करना और डिस्ट्रेस सीख करना। इसलिए अनकंफर्टेबल महसूस होना इस बात का संकेत नहीं कि प्रैक्टिस गलत हो रही है। 9. अपने रिचुअल को खोलकर देखो। चैप्टर के अंत में किताब आपको एक रिचुअल चुनकर उसका पूरा स्ट्रक्चर लिखने को कहती है। उदाहरण के लिए ऑर्डर, कौन सा एक्शन पहले कौन सा बाद में, रेपिटेशंस, कितनी बार, ऑब्जेक्ट्स, कौन सी चीज जरूरी है, पोजीशन, खड़े होकर या बैठकर, लोकेशन, कहां करना जरूरी लगता है, थॉट्स, कौन सा थॉट रिचुअल को ट्रिगर करता है, इमोशंस, उस समय क्या महसूस होता है। इसका उद्देश्य अभी परफेक्ट एक्सपोजर प्लान बनाना नहीं है। पहले आपको अपने रिचुअल की पूरी आर्किटेक्चर दिखाई देनी चाहिए, तभी आप देख पाएंगे कि उसमें कहां कहां फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है। चैप्टर 6 का पूरा फॉर्मूला अब तक किताब का प्रोग्रेशन बहुत साफ हो जाता है। पहले ऑब्सेशन आया, एक्सेप्टेंस थॉट को पोस्टपोन चेंज करना। अब कंपल्शन की अर्ज आए, तुरंत रिचुअल मत करो, पोस्टपोन या रिचुअल को स्लो करो या उसके किसी हिस्से को बदलो। अनसर्टेनिटी जोड़, डिस्ट्रेस को टॉलरेट करो धीरे धीरे। रिचुअल की पकड़ कमजोर करो और अंततः रिचुअल को छोड़ना सीखो। किताब स्पष्ट करती है कि इन शुरुआती टेक्निक्स का उद्देश्य कंपल्शंस को तुरंत पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उन पर वॉलंटरी कंट्रोल वापस पाना है। चैप्टर 6 की सबसे महत्वपूर्ण सीख, पूरे चैप्टर का सार शायद ये है, ग्रेटर दैन ओसीडी आपसे सर्टेनिटी मांगता है, रिकवरी आपको अनसर्टेनिटी सहना सिखाती है। और जब अनसर्टेनिटी आती है तो ओसीडी कहता है रिचुअल करो, तभी ठीक लगेगा। किताब का जवाब है, मैं अनसर्टेनिटी और डिस्कम्फर्ट को कुछ समय रहने दूंगा और फिर भी अपना काम जारी रखूंगा। यही अभ्यास धीरे धीरे उस पुराने लर्निंग को बदलना शुरू करता है कि मुझे राहत पाने के लिए रिचुअल करना ही पड़ेगा। अगला चैप्टर 7, ट्रीटमेंट फॉर रिचुअलाइजर्स, अब इस शुरुआती सेल्फ हेल्प वर्क से आगे जाकर एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ERP के इंटेंसिव ट्रीटमेंट को विस्तार से समझाता है।